अस्सलाम वालेकुम अवाम। कैसे हैं आप लोग? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चलें, अब आप मुझे देख भी सकते हैं। आवाज आ रही है बच्चों? सब कुछ क्लियर है? चलें सर, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए आज की क्लास की करेंगे इब्तिदा, और अल्लाह के नाम से। और हमने कहा कि सर, हमेशा की तरह सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो पिछली क्लास होगी उसको करेंगे सही से रिवाइज, और फिर बढ़ेंगे आगे। सर, कल की क्लास में अगर हम बात करें ईपीएस की, तो हमने कहा भाई ईपीएस क्यों निकाली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर है, मतलब एक जो है आप समझें कि जो है पूरे फाइनेंशियल में अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो ये वो फिगर है। अगर आपको किसी कंपनी की परफॉर्मेंस मालूम करनी हो तो आप सिर्फ उससे पूछ लें कि पिछले साल की ईपीएस कितनी थी, इस साल की ईपीएस कितनी है, तो शायद आप बिल्कुल सही से जो है निकाल लेंगे ईपीएस की मदद से परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। फिर हमने कहा सर, हम आगे बढ़े थे, हमने कहा था ईपीएस का स्टैंडर्ड IS 33 अप्लाई किस पे होता है। सर, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर होता है, और उन कंपनीज के ऊपर जो अबाउट टू बी लिस्ट होती हैं। सर, इसका मतलब है क्या ये प्राइवेट पे अप्लाई नहीं होता? नहीं, प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं कि इसके हिसाब से ईपीएस निकाले। सर, क्या ये पब्लिक अनलिस्टेड के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा? नहीं, ये पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। सही है सर। सर, फिर हम आगे बढ़े थे, हमने पढ़ा था सर ईपीएस में नॉर्मल कॉमन सेंस की बात अगर यूज करें तो आपका दिमाग कहता है सर अर्निंग्स पर शेयर निकालना कौन सा मुश्किल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आपको करना होता है नंबर ऑफ शेयर, आ जाएगा एक शेयर पे आपने कितना कमाया। आईएएस ने भी कहा कि ऐसा ही है, बस थोड़ी सी शरारतें हैं। उसने कहा न्यूमिरेटर में दो शरारतें हैं। पहली शरारत कौन सी थी, जल्दी बताओ, पहली शरारत कौन सी थी? पहली शरारत, जल्दी जल्दी जल्दी, पहली शरारत मेरा चंदा। वालेकुम अस्सलाम। पहली शरारत कौन सी थी सर? कल हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर, पहली शरारत थी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। एनसीआई का जो प्रॉफिट एट्रीब्यूट करेंगे वो क्या होगा। एनसीआई क्या होती है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और सर, ये शरारत आपकी आएगी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में। नॉर्मल कंपनी के अकाउंट्स बन रहे हैं उसके अंदर ईपीएस में एनसीआई का कोई जिक्र ही नहीं होगा, नहीं होगा। सर, दूसरी शरारत थी वो थी प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना सर? प्रेफरेंस डिविडेंड थी, प्रेफरेंस शेयर्स की थी। तो हमने कहा सर प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। सर, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो IS 32 IFRS 9 के हिसाब से होते हैं लाइबिलिटी। उनका जो डिविडेंड होता है वो नाम का डिविडेंड, एक्चुअल में क्या है, वो इंटरेस्ट है। तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आने से पहले क्या हो चुका होता है, माइनस। तो उसकी ईपीएस इंप्लीकेशन हमने पढ़ी थी सर, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनकी ईपीएस इंप्लीकेशंस नहीं है, वो ऑलरेडी उनका माइनस हो चुका है डिविडेंड इंटरेस्ट की सूरत में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपको अलग से माइनस नहीं करना। सर, फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने पढ़ा सर जो ईपीएस होती है ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए होती है। तो हमने कहा सर दूसरे तरह के जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो होते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनका डिविडेंड वाकई डिविडेंड होता है, वो प्रॉफिट में से एज एक्सपेंस माइनस नहीं होता। हम उसकी एंट्री बनाते हैं रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल या सूदी इदारा क्रेडिट। तो सर, जो रिटेन अर्निंग होती है उसको हम जब डेबिट करते हैं तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो पैसे मिलेंगे वो प्रेफरेंस इररिडीमेबल को पे करने के बाद मिलेंगे। तो हम उस डिविडेंड को भी माइनस करते हैं और उसके बाद निकालते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने एक शेयर पे कितना बनाया। तो फिर हमने पढ़ा था सर जो इररिडीमेबल होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं इररिडीमेबल भाई? दो तरह के। कौन कौन से, जल्दी बताओ, इररिडीमेबल दो तरह के होते हैं कौन कौन से? अरीश ने कहा सर क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। सर, जो क्यूमुलेटिव होते हैं उसमें हम कहते हैं डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस साल नहीं मिलता है किसी कैश फ्लो की वजह से तो अगले साल जो है 2 सालों का मिलेगा, एक पिछला साल और एक करंट ईयर। सही है, बिल्कुल सैलरी की तरह होती है। सैलरी अगर आपको किसी महीने नहीं देता एम्प्लॉयर तो अगले महीने उसको दोनों की देनी है। सर, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं बिजनेस की तरह। अगर प्रॉफिट एक महीने नहीं हुआ तो हमने कहा अगले महीने जो प्रॉफिट होगा वो अगले महीने का होगा, पिछले महीने का प्रॉफिट आपको अगले महीने नहीं मिलना। तो सर, नॉन क्यूमुलेटिव अगर डिक्लेयर किया तो जो है डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो फिर ईपीएस इंप्लीकेशन क्या थी क्यूमुलेटिव की? हमने पढ़ा सर जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड था उसकी ईपीएस इंप्लीकेशन थी कि उसको आपने हमेशा माइनस करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। और हमने कहा कि सर जो है नॉन क्यूमुलेटिव है उसकी ईपीएस इंप्लीकेशन क्या थी, अगर डिक्लेयर लिखा होगा तो माइनस करना है, नहीं करना। फिर हमने पढ़ा सर बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के भी कुछ कानून होते हैं। एग्जामिनर अक्सर खामोश हो गया, एग्जामिनर ने कहा मैं नहीं बता रहा कि ये जो है
डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव। तो सर डिफॉल्ट में आप डिविडेंड को क्या लेते हो, क्यूमुलेटिव, है ना सर। और हमने कहा सर एग्जामिनर नहीं बता रहा रिडीमेबल इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, जल्दी बताओ बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं। सर तुम्हारा लिखना हमारा पढ़ना इसी तरीके से, क्लास का आगे बढ़ना, याद रखो। सर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, जल्दी बता दो। इररिडीमेबल। चले जी, हमने कहा फिर हम आगे बढ़े और सर हमने आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था, हमने सर आगे बढ़ते हुए पढ़ा था कि आईएएस एक हमारे पास है आईएफआरएस 5, उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कोई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। आईएफआरएस 5 क्या कहता है सर, आईएफआरएस 5 कहता है कि जो भाई आपके पास हो सकता है कोई ऐसा सेगमेंट हो जिसको आपने साल के दौरान क्लोज कर दिया हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी सर, लक्स यूनिलीवर ने कहा कोरोना वायरस से लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, लाइफ बॉय लक्ष्य को अब बंद करना पड़ेगा। अब जो है लक्ष्य थोड़ा सा जरा सा भी नहीं चलेगा, तो उसको हमने किया जब बंद, तो आईएफआरएस 5 कहता है कि आप उसका प्रॉफिट अलग से निकाल के शेयर होल्डर को बताएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन चाहिए। उसका तकाजा है कि भैया शेयर होल्डर को बता दो कि भाई ये वो प्रॉफिट है जो तुम्हें इस दफा आखिरी दफा नजर आ रहा है, अगले साल नजर नहीं आएगा। सर वहीं से एक पॉइंट लिया IS 33 ने, और IS 33 ने कहा कि भैया ये जो ईपीएस है, ये ईपीएस है, इसके अंदर भी आप शेयर होल्डर को अलग अलग निकाल कर बताएं कि क्यूमुलेटिव और उसका कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की ईपीएस कितनी है और डिसकंटिन्यूड की कितनी है। सर फिर यहाँ से हमने एक लर्निंग आउटकम भी सीखा था, जो हमने कल एक सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने 2 लर्निंग आउटकम सीखे थे, इनफैक्ट 3 थे। पहला लर्निंग आउटकम क्या था, जल्दी बताओ, पहला लर्निंग आउटकम क्या था, ऑर्डिनरी शेयर्स के डिविडेंड का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा लर्निंग आउटकम क्या था सर, हमने कहा सर जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं उसी में से हम सारी एडजस्टमेंट्स माइनस करेंगे, डिसकंटिन्यूड से माइनस नहीं करेंगे। लॉजिक क्या बताई थी सर, डिसकंटिन्यूड इस साल है, कंटिन्यूड अगले सालों में भी है, और एडजस्टमेंट भी जो है अगले सालों में होगी, सही है सर। और तीसरा लर्निंग आउटकम क्या था सर, तीसरा लर्निंग आउटकम था डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, चले सर, हमने कहा बेसिक ईपीएस का डिस्क्लोजर था। यहां तक सब क्लियर हो तो भाई लिखोगे सी सी। चले मेरा बच्चा, अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, और आगे बढ़ते हुए मजीद कुछ करते हुए, आगे बढ़ते हुए मजीद कुछ करते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए सर हम एक आध सवाल और करेंगे, छोटा सा। और हमने कहा उस छोटे से सवाल की मदद से हम क्या कर रहे होंगे, हम सर और अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे। हमने कहा न्यूमरेटर की शरारतें आज खत्म होगी और हम आएंगे डिनोमिनेटर की शरारतों पे। चले सर आगे आते हैं, मैंने पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, आपको स्क्रीनों पे नजर आ रहा है, आपके पास हैंडआउट में भी है मेरा बच्चा। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3.5 million, ऑफ दिस रुपीज 3 million वॉज फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड रुपीज 5 लाख फ्रॉम discontinued operations. It paid ordinary dividend of rupees 150,000 and preference dividend of 65,000. Preference shares were correctly classified as liability in accordance with IS 32. Entity G had 1 million ordinary shares in issue throughout the year. सर प्रेफरेंस शेयर्स क्या है यहाँ पर, लाइबिलिटी। अब मेरा बच्चा मैंने आपको कल बताया था ईपीएस का सवाल है, कितनी चीजें चाहिए, 2 चीजें, कौन कौन सी, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और दूसरा वेटेड एवरेज शेयर। सर यहाँ पर आपको पास कौन कराएगा, पासिंग मार्क्स कौन निकालेगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी। सिर्फ 2 तरह की इसमें शरारतें हैं, तीसरी कोई शरारत नहीं है। तो हमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल वाली चीज कराएगी। सर सबसे पहले याद रखो सर आंसर का फॉर्मेट, आंसर का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना इंशाल्लाह हम क्लास में सीखेंगे 180 मिनट्स में कैसे परफॉर्म करना है। हमें कामरान अकमल उमर अकमल नहीं बनना, क्या मतलब सर, हमें ये नहीं करना कि हम जो है सर क्लास में तो चीते हों और पेपर में जाके जो है परेशान हो जाएं, घबरा जाएं। क्लास में सीखना है हर सवाल का फॉर्मेट कैसे करना है। तो सर फॉर्मेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने एग्जामिनर कमेंट्स में ही पढ़ा था, उसने कहा वर्किंग्स पे हो मतलब जरूरी क्यों है, अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें मार्क्स दे दिए जाए, बट मेन चीज क्या है सर, फॉर्मेट। चले सर इब्तिदा करते हैं मेरा बच्चा। हमने कहा आज की क्लास लेक्चर 2, और इस पे हमने कहा क्वेश्चन नंबर 3 हम करने लगे हैं। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कल जैसा ही सवाल है, सिर्फ स्टार्टअप के लिए आपको कराया जा रहा है। फर्क सिर्फ एक है कि यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो रिडीमेबल हैं। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूड
और हमने कहा टोटल। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 मिलियन था इसका। सर इसका कितना था? 5 लाख। ये हैंड आउट आपके पास ग्रुप पे मौजूद है मेरा चंदा। टोटल प्रॉफिट कितना था? 3.5 मिलियन। सर हमने कहा सर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी थी एक। कौन सी एडजस्टमेंट थी सर? अभी देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट थी। सर एडजस्टमेंट भी थी, और वो एडजस्टमेंट थी, क्या एडजस्टमेंट थी कि भाई जो है प्रेफरेंस डिविडेंड है 65,000 का। सर क्या कुछ करेंगे इस प्रेफरेंस डिविडेंड का? जल्दी बताओ। नहीं सर, हमने कहा ये ट्रीटेड एज इंटरेस्ट है तो हम करेंगे इग्नोर। सही है सर। तो हमने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड की कोई जो है एडजस्टमेंट नहीं होगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, हमने कहा एडजस्टमेंट के नाम पे, प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और हमने कहा यही चीज हो जाएगी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट attributable to ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। और सर फिर हमने कहा हम क्या करेंगे, हम लेंगे वेटेड एवरेज शेयर्स। वो थे सर 1 मिलियन, 1 मिलियन थे 1 मिलियन, है ना सर? तो हमने कहा ईपीएस, ईपीएस कितनी आ गई? ईपीएस कितनी आ गई? हमने कहा सर ये आ गई 3 की। और हमने कहा ये आ गई 0.5, टोटल हो गई 3.5। टोटल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है। 1 मिनट है, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो मेरा बच्चा, आपके पास पूरा 1 मिनट है। जी प्रेफरेंस डिविडेंड अब्दुल्ला बेटा सिर्फ इररिडीमेबल का होता है। सर जिनकी पिछली क्लास मिस हो गई वो टेंशन ना लें, सही है। हमने कहा वो बिल्कुल टेंशन ना लें जिनकी पिछली क्लास मिस हो गई। हम जो है इंशाल्लाह जो है आपकी जो पिछली क्लास है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी ग्रुप्स में है, वो भी आप देख सकते हैं। और सर जो है आज इंशाल्लाह कोई ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कर लिया कॉपी मेरा बच्चा? थैंक यू अम्मार। बच्चों ऑडियो वीडियो सब सही है? जी बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड एंड रिडीमेबल शेयर्स गिवन और पेड गिवन हो तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा तो मेरा बच्चा बिल्कुल एडजस्टमेंट होगी। सर इजी सवाल है, इजी सवाल है ना सर? किस कदर आसान है, यकीन मानो इंशाल्लाह पूरा एफएफआर आपको लगेगा सर क्या है ये तो सर हल्का है ना सर? सर यकीन माने मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चे को परेशान करते हैं वही बात, लेकिन मेरी इंशाल्लाह हमेशा की तरह इस बार भी पूरी कोशिश होगी पासिंग मार्क्स निकालना सिखा दूं आपको, किस तरीके से पासिंग मार्क्स निकालने हैं और निकाल कर जो है आपने पास होना है। सही है सर? सीक्वेंसिंग, आज एक बच्चे का भी कल पेपर उसका मुझे फोन आया, उसने मुझे कहा कि सर वो सीक्वेंस बता दें पहले कौन सा सवाल करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। सही है। तो पॉइंट यही होता है कि सर 180 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है सर? उसामा 3-4 क्लासों की कहानी है, फिर नहीं होगा। सही है सर? फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। चलें सर आगे आते हैं, आगे आते हैं। और हमने कहा आगे आते हुए हम क्या कर रहे हैं, आगे आते हुए सर हम आगे बढ़ते हुए हम कर रहे हैं अगला सवाल। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव का आप सबके सामने कॉन्सेप्ट है।
हमने कहा अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ऑफ 3.5। सर हमने कहा कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ही है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूड है ही नहीं। एंटिटी जी हैज ₹1,010% preference share capital in issue. This would entitle investors to receive a dividend of ₹1 lakh. If dividend not declared in current year, it will be paid in future years. सर चाहो तो इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना बाय डिफॉल्ट लिख लेना कि ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे 1 मिलियन ही होंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे पास 1 मिलियन ही है, चाहो तो लिख लो। हमने कहा सर ऑर्डिनरी शेयर्स 1 मिलियन ही हैं, ठीक है सर। हमने कहा सर इसने एंड में एक लाइन लिखी है, ऑर्डिनरी शेयर्स तो 1 मिलियन है, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर इट विल बी पेड इन फ्यूचर ईयर्स। सर इसका मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब है क्यूमुलेटिव है। चलें सर अगर ये क्यूमुलेटिव है तो हमने कहा इसका हम जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और सर 1 मिलियन शेयर्स थे, सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 3.5 मिलियन है ना सर। सर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, जल्दी बता दो, प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा चंदा कितना था? हमने कहा 10% ऑफ 1 मिलियन इज 1 लाख। तो हमने कहा सर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। सर हमें कैसे पता कि ये रिडीमेबल है या इररिडीमेबल? कल मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बता रहा, एग्जामिनर खामोश है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा इसको अज्यूम करे इररिडीमेबल। इररिडीमेबल है तो उसका डिविडेंड माइनस करेंगे, है ना सर। तो हमने कहा ये हो गए 3.4 मिलियन का आपका, और हमने कहा ईपीएस आ गई 3.4 की। क्लियर है मेरा बच्चा? तो कॉपी कर लें जल्दी से, एग्जाम में अजम्पशन नहीं लिखनी होगी रामिल, एग्जाम में अजम्पशन नहीं लिखनी होगी, ये अंडरस्टूड है। कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, अंडरस्टूड होती हैं। जैसे कि सर हमने कहा कि अगर किसी के यहाँ पे जो है, हमने कहा भाई हमने कहा बच्चा पैदा हुआ, हमने कहा भाई क्या हुआ, उसने कहा कि भाई जो है लड़का नहीं हुआ, तो उसका मतलब है माशाल्लाह लड़की हुई है ना सर। ये भी ऐसा ही है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं सिर्फ गिवन है, तो हमने कहा रिडीमेबल है, लिखने की जरूरत नहीं होती, अलग से बताने की जरूरत नहीं होती। जो अजम्पशंस बतानी होंगी वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बढ़ जाए आगे मेरा बच्चा। चलें सर, तो हमने कहा क्यूमुलेटिव की भी ट्रीटमेंट कैसी होती है ये भी आपने देख ली। चलें सर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग 3.5। एंटिटी जी हैज 1 मिलियन 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इन इशू। This would entitle investors to receive a dividend of rupees 1 lakh, 10% of 1 million only if declared। only if declared का मतलब कौन से शेयर्स हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। और फिर कह रहा है डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड इन ईयर 1, पहले साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है सर। तो हमने कहा अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ ईयर 1 के अंदर तो इसका मतलब ये है, तो हमने कहा कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और सर चीजें हो जाएंगी एकदम आसान। और हमने कहा
3.5 वेटेड एवरेज शेयर्स 1 मिलियन ही। सवाल में भी हमने कहा कुछ नहीं बताया तो 1 मिलियन, और हमने कहा ईपीएस हो गई 3.5। किस कदर आसान है ना सर। ईपीएस FAR 2 में ही डाल देते सर। किसी जमाने में ये FAR 2 में ही था, 50% तक ये FAR 2 में था मेरा चंदा। फिर एग्जामिनर इसको लेकर के चले गए कहाँ पर, उसने कहा बच्चों को बहुत सारी चीजें दे दी, FAR 2 के बच्चों को हल की, तो इसको ले जाते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा यहां तक? चले सर, अब आए आपको किसी की याद दिलाते हैं सर। न्यूमिरेटर्स में फिलहाल इतनी शरारतें बेसिक में, इससे ज्यादा वो शरारतों पे जाएगा नहीं। बेसिक ईपीएस में न्यूमिरेटर में दो शरारतें हमने देख ली सर। एनसीआई, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, वो सिर्फ कंसोलिडेशन में आएगा, वरना प्रेफरेंस शेयर्स की होती है, प्रेफरेंस डिविडेंड को आपने माइनस करना होता है। तो इसका मतलब है कि सर हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ये तय कर लिया, इस बात का ईमान बना लिया। क्या बना लिया? ईमान के बेसिक ईपीएस में। तो तुम्हें याद होगा सर कुछ चीजों का हमारा ईमान होता है, जैसे तुम्हें याद होगा FAR 2 में मैं कहा करता था कंसोलिडेशन में अगर इंपेयरमेंट का जिक्र है तो गुडविल नेगेटिव। ईमान, यहाँ पे तेरा ईमान बना ले, इसको लिख ले कि सर अगर अगर जो है उसने ईपीएस, बेसिक ईपीएस पूछी है तो न्यूमिरेटर में से सिर्फ दो चीजें माइनस होंगी, एक प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई और दूसरी चीज प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल का। सर कोई और चीज माइनस हो ही नहीं सकती बेसिक में, इसको अपना ईमान बना लो। जैसे तुमने बचपन में चीजों को ईमान बनाया FAR 2 में कि भाई ये न्यूमरेटर में सिर्फ दो एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर फिर कल हमने पढ़ा था डिनोमिनेटर, डेविल लाइज इन डिनोमिनेटर, वेटेड एवरेज शेयर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था 5 शरारतें हैं। पहली शरारत क्या है? नंबर शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है सर। सर दूसरी शरारत है बोनस, ठीक है सर। तीसरी शरारत है राइट इशू। चौथी थी शेयर कंसोलिडेशन। और पांचवी थी शेयर स्प्लिट। सर कुल मिला के 5 शरारतें थी, हमने कहा डिनोमिनेटर में। चलें सर पहली शरारत को आपको जो है समझाने के लिए हम ले चलेंगे आपको आपके बेस्ट फ्रेंड की यादों में। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करें अगर कोई है तो, है ना सर, कोई ना कोई तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो बेस्ट फ्रेंड कोशिश करें आपके सेम जेंडर में हो। एग्जाम्पल का ताल्लुक उससे है, वो बेस्ट फ्रेंड आपके सेम जेंडर में हो, सही है, अपोजिट जेंडर में ना हो, सही है सर। तो अब आपने उस बेस्ट फ्रेंड को अज्यूम कर लिया। सपोज करें आपने क्वालिफाई होने के बाद सर जरूरी तो नहीं है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ नौकरी करें, अपना काम भी कर सकते हैं, है ना सर। आपने कहा वैसे इतने इंस्टीट्यूट्स खुल रहे, मैं भी एक खोल लूंगा। आपने कहा कि सर आप अपना काम कर रहे हैं, आपने अपना काम शुरू किया 1 जनवरी 2020 को, आपने अपना काम शुरू किया। सपोज करें, एग्जांपल दे रहा हूं, चलिए आपने कहा सर मैं इंशाल्लाह क्वालिफाई होऊंगा और मेरी आर्टिकल्स खत्म होगी, तो भाई तुम्हारी आर्टिकल अगर अभी शुरू हुई है, तो हमने कहा
समवेयर 2023 तक तुम्हारी आर्टिकल्स खत्म होगी, फिर तुम हो सकता है कुछ अपना सीखने विखने, मतलब 2024 तक है ना, 2024 में तुम्हारी आर्टिकल्स खत्म हुई, तुम कुछ लर्निंग भी करो, कहीं जॉब भी करो, फिर तुमने कहा मैं अपने बिजनेस में आया और तुमने 1 जनवरी 25 से 2025 सही है को बिजनेस शुरू किया और 30 जून 25 तक तुमने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। क्या किया? एस्टेब्लिश किया। और उस टाइम पे सपोज करो प्रॉफिट तुम्हारा हुआ 3 मिलियन। 3 मिलियन का तुम्हारा हो गया प्रॉफिट। नया बिजनेस, चीता आदमी, 6 महीने में कर लिया तूने। अब देखो सर, एक बात हमेशा याद रखना, ये मैं तुम्हें एक इन्वेस्टमेंट टिप भी दे रहा हूँ जिंदगी में। सर 2 तरह के जो ना इन्वेस्टर होते हैं जिंदगी में। एक वो इन्वेस्टर होता है जो कि रिस्क बड़ा होता है उसका, तो वो रिटर्न भी बड़ा एक्सपेक्ट करता है। वो किसी न्यू स्टार्टअप को आइडिया के ऊपर फंडिंग करता है, न्यू स्टार्टअप के आइडिया पे फंडिंग करता है। उसको नहीं पता होता ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बोलते यार फंडिंग कर लो, चल गया तो वारे नहीं आ रहे, और जो है नहीं चला तो वाट लग गई। सही है, ये होता है रिस्की इन्वेस्टर्स को कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। दूसरा जो इन्वेस्टर होता है ना सर, वो होता है, हम कहते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर, लेकिन सेन माइंडेड इन्वेस्टर। वो रिस्क इतना नहीं लेता, लेता इतना नहीं लेता। वो कहता है एक बिजनेस चल चुका होगा ना, अब एक बॉटल नेक पे होगा, उसको ग्रोथ के लिए फंड्स चाहिए होंगे। चल चुका है, वो आइडिया कामयाब हो चुका है, उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए। उस बहुत सारे लोग कहते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। आजकल नए बच्चे, हर बच्चा समझता है कि वो कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो आके अपना आइडिया बेचने की कोशिश करता है, और बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। मेरे अपने कुछ रिश्तेदार जानने वाले भी बड़े बेवकूफ़ बने, बड़े क्लोज रिश्तेदार बने। सही है सर। और सर कुछ लोग होते हैं बोला नहीं भाई, प्रॉफिट बिजनेस चल जाए फिर इन्वेस्ट करूंगा। आप सपोज करो तुम्हारा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, लेकिन सर बेस्ट फ्रेंड भी तो हमने कहा बड़े हो जाते हो ना, जब तुम्हें पता है फिर चीजें कमर्शियल हो जाती हैं काफी हद तक ना सर। तो आपने कहा खुलूस वाले लोग बहुत कम रहते हैं। वो तुम्हें देख रहा था और सेम जेंडर का है, तुम्हारे अलग जेंडर का नहीं है। एग्जाम्पल में बहुत जरूरी है सेम जेंडर होना। तुमने कहा, उसने तुम्हें देखा और 3 मिलियन का उसने देखा 6 महीने में इसने प्रॉफिट कमा लिया। अब तुमने उसको जिक्र किया कि यार मुझे अब ग्रोथ चाहिए, तो मुझे तो थोड़ा सा कैपिटल और भी मुझे चाहिए ना। उसने कहा भाई हाजिर है यार तेरे लिए, तो मैं तुझे कैपिटल दूंगा। सपोज करो उसने तुम्हें कैपिटल दिया जुलाई 25 से लेकर फिर दिसंबर 25 तक। हमने कैपिटल दिया बट बिजनेस हालात थोड़े खराब हो गए थे, तुमने अभी भी 3 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। साल का प्रॉफिट तुम्हारा हो गया भाई 6 मिलियन का। साल खत्म हुआ और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आया। अब जब तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड आया और वो भी सेम जेंडर वाला है ना, तो तुम पिघलोगे नहीं। अपोजिट जेंडर का था तो तुम पिघल जाते शायद। तो अब वो आया, उसने कहा भैया मुबारक, साल खत्म, दोनों भाइयों ने 6 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 3 मिलियन तेरे, 3 मिलियन मेरे। उसने कहा तेरा नाम था बशीर, उसका नाम था सलीम, 3 मिलियन बशीर के, 3 मिलियन सलीम के। तो क्या बेस्ट फ्रेंड की बात मान लोगे? क्या बेस्ट फ्रेंड की बात मान लोगे? साल का प्रॉफिट 6 मिलियन, उसने कहा कि जो है, तुमने कहा भाई तू देख दोस्ती अपनी जगह है भाई, कमर्शियल इज कमर्शियल। उसने कहा भाई ये जो 3 मिलियन है ना, यहाँ सिर्फ मैं था, तो ये पूरा 3 मिलियन मेरा है। तेरे आने से तो उल्टा मुझे नुकसान हुआ है। बचपन से लेकर आज तक कॉलेज में अपना केएनएस में भी मैं ही तुझे पालता था, तुझे चिप्स खिलाता था, ये करता था, यहाँ भी मुझे ही करना पड़ रहा है भाई। तूने कहा भाई 3 मिलियन थे, तो ये 3 मिलियन सिर्फ मेरे हैं, इसको तो मैं सिर्फ लूंगा, और बाकी जो 3 मिलियन है ना, इसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1.5। अब तुमने कहा 1.5 सलीम तेरे, और साल के दौरान 4.5 मेरे। सही है सर, समझ में आया सर? ये हमने कहा सर जो बिजनेस में शुरू से होता है, कॉन्सेप्ट क्या अब यहाँ से ईपीएस का, जो बिजनेस में शुरू से होता है, जो पैसा शुरू से लगाता है और जो पैसा मिड ऑफ द बिजनेस लगाता है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो सर यही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक शेयर आपके पास साल के शुरू से है और एक शेयर आपके पास साल के दौरान आया है, सही है, तो वो दोनों बराबर
नहीं है। ईपीएस के लिए जो शेयर साल के दौरान आया है उसको आपने क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। एक शेयर पूरे 12 महीने है वो एक के बराबर है, एक शेयर 6 महीने है तो वो आधे के बराबर है ईपीएस कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि जो उससे पैसा आया वो पैसा आपके पास पूरा साल अवेलेबल नहीं था, उस पैसे ने प्रॉफिट कमाने में आपको आखिरी के 6 महीने हेल्प की है। सही है सर। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है मेरा बच्चा। तो आए इसके सवाल की तरफ हम आते हैं, हम इसके सवाल पे आते हैं मेरा बच्चा। सही है सर। तो आपने कहा बेस्ट फ्रेंड जितना भी अच्छा हो, साल के दौरान अगर वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट से पहले जितना प्रॉफिट होगा वो सिर्फ हमारा होगा। सही है सर। तो हमने कहा इसी कॉन्सेप्ट के साथ शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर पे आए, हमने कहा जो शेयर साल के दौरान जो है हमारे पास आए हैं उसको हम एक कंसिडर नहीं कर सकते, एक शेयर को, उसको एक से कम ही करना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा साल हमारे दरमियान नहीं रहा। चलें सर, अब जब मैं न्यूमरेटर की शरारतों पे था ना मेरा चंदा, तो मैंने न्यूमरेटर की शरारतों में डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ा था। आपने देखा वेटेड एवरेज शेयर्स गिवन थे हर सवाल में। अब जब हम डिनोमिनेटर की शर्त, क्योंकि अभी हम बेसिक बना रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे, हम डिनोमिनेटर की शरारतों में आएंगे और हम डिनोमिनेटर के जो है देखेंगे कि भैया डिनोमिनेटर क्या है। एक आदमी कह रहा है दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं, बेटा ये बातें कहने और सुनने को अच्छी है, प्रैक्टिकल नहीं है। सही है सर। एक बड़ी टिप दे रहा हूं सर, एंड में याद रखना, एंड में दोस्त दोस्त होते हैं बिल्कुल अच्छी बात है और बड़े पक्के भी होते हैं, लेकिन एंड में जो आपसे सबसे सिंसियर है वो आपकी फैमिली है। सही है सर। चलें सवाल पे आते हैं। सवाल पे आते हैं मेरा चंदा, और सवाल है नॉटीनेस इन डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 6। On January 1, a company had 5 million ordinary shares in issue. On 1 April, 1 million new shares were issued. On 1 July, an extra 1 million shares came into existence. On 1 November, 5 lakh more shares were issued. Profit for the year is rupees 100 million। सर साल का प्रॉफिट कितना था, हमने कहा जी 100 मिलियन था। सर ईपीएस का जैसे ही सवाल आए ना, अभी से तेरे दिमाग में आए दो चीजें। तूने कहा भाई मुझे अगर ईपीएस निकालनी है, अगर मुझे ईपीएस निकालनी है तो मुझे चाहिए प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। वो सवाल में गिवन है, कितना है सर, 100 मिलियन। तूने कहा सर अगली जो चीज मुझे चाहिए वो है वेटेड एवरेज शेयर्स, उसके लिए करेंगे एक छोटी सी वर्किंग। सर फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट को नहीं छोड़ सकते मेरा बच्चा। सही है सर। अब हम आए वर्किंग पे। वर्किंग्स एग्जामिनर को हमने कहा समझाने के लिए जरूरी है। आए जी हाँ आए, हम वर्किंग पे आए। सवाल को एक दफा मैं चाहता हूं सब एक दफा खुद से पढ़ लें सवाल को, कब कब शेयर इशू हो रहे हैं ये नोट कर लें। पढ़ लिया। चलें सर आगे बढ़े। और हमने कहा सर अब जब तक मैं ना कहूं आपने कॉपी नहीं करना। सही है सर। देखो वर्किंग्स में तुम्हें समझाने के लिए बताऊंगा, बट FAR 2 जिसको याद हो, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो कहता हूं भाई जो मैंने कराया आज तू वही घर पे कर। मैं कहता हूं आज तू वो घर पे ना कर, उसको 10 से 15 मिनट दे। FAR में भी सर हमारा यही रूल है, आपको 10 से 15 मिनट देने हैं जो जो चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन एक चीज जरूर करनी है सर, सर आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें कुछ डिटेल में लिखेंगे, आपने अपने हिसाब से ये देखना है कि सर किस तरीके से आप कौन सी वर्किंग को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हैं। सर ने एक कॉलम बनाया, हो सकता है पेपर में उसकी जरूरत ना हो। सही है सर। तो आए सर मैं आपको समझाने के लिए वर्किंग डिटेल में कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं पेपर में अगर मैं होता तो मैं कैसे करता, लेकिन पहले इसको देखते हैं। डेट, नंबर ऑफ शेयर्स,
पीरियड वेटेड एवरेज शेयर्स। इसको देख के आपको थोड़ी थोड़ी IS 23 की वर्किंग भी याद आएगी। सही है सर, तो हमने कहा कोई मसला नहीं। सर सबसे पहले हमने कहा सबसे पहले भाई हमारे पास जो शेयर इशू है वो जनवरी 1 को है, 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। ठीक है सर, फिर 1 अप्रैल को आए थे 1 मिलियन। तो हमने कहा सर जो साल के दौरान हमने कहा सर शेयर्स इशूड थे वो थे कितने सर, हमने कहा 5 मिलियन। ऐसा ही है सर, सॉरी हमने कहा ये 1 जनवरी से थे हमारे पास 5 मिलियन शेयर्स पूरे 12 महीने के लिए ना। तो ये पूरे साल के लिए हमारे पास 5 मिलियन हम अज्यूम करेंगे। फिर आ गया है सर, हमने कहा 1 अप्रैल को जो शेयर्स आए वो 1 मिलियन है। तो सर कहने को तो वो 1 मिलियन शेयर्स आए, शेयर कैपिटल में तो 1 मिलियन शेयर्स का इजाफा होगा, लेकिन ईपीएस के लिए हमने वही कॉन्सेप्ट साल के दौरान आए तो हम इनको अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए पूरे 1 शेयर के बराबर नहीं, इनका पैसा साल के दौरान आया है तो जिस महीने से पैसा आया है उसी महीने से इनको वेटेड एवरेज करके हम दिखाएंगे ईपीएस के अंदर। तो हमने कहा कितने महीने के लिए थे, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स है ना सर। तो ये हो गए 0.75 मिलियन। सर कॉपी नहीं करना है अभी, अभी सिर्फ समझना है। आगे बढ़े सर, हमने कहा बाकी शेयर्स कब आए भाई, हमने कहा एक्स्ट्रा 1 मिलियन शेयर्स आए 1 जुलाई को। 1 जुलाई को एक और 1 मिलियन शेयर्स आए और हमने कहा 1 जुलाई को 1 मिलियन शेयर्स और आए। और ये कितने महीने के लिए थे भाई, 6 महीने के लिए। ये कितने हो गए 0.5 मिलियन। और हमने कहा सर फिर कब आ रहे हैं, 1 नवंबर को। यस सर, 1 नवंबर को ही फिर शेयर्स आ रहे हैं। और कितने शेयर्स आ रहे हैं जल्दी बता दो, हमने कहा सिर्फ 5 लाख शेयर्स आ रहे हैं। और ये कितने महीने के लिए थे, 0.5 मिलियन। ये थे भाई 2 महीने के लिए। कितना हो गया 0.5 इंटू 2/12 2/12 कितना हुआ भाई जल्दी बता, 0.833। बस 0.083 हस्बे जायका 3। चले सर टोटल करें कितना हो गया, हमने कहा 6.25 और फिर 0.833। तो हमने कहा 6.3333 तो नहीं हो गया, इसको टोटल करें 6.333। कॉपी बाद में करना चंदा, कॉन्सेप्ट को समझा करो। तो 6.333 हस्बे जायका 3 मिलियन। ईपीएस कितनी आ गई 100 मिलियन। ये ए है तो ये बी है, हमने कहा ए डिवाइडेड बाई बी। ईपीएस कितनी आ गई मेरा बच्चा 15.789। तो 79 मिलियन कर ले हम। चलें सर कॉपी कर ले मेरा बच्चा, जल्दी से कर ले कॉपी, किस कदर आसान है। कर लिया कॉपी।
डन। चले जी बड़े आगे। चले सर, जिन्होंने कॉपी कर लिया, जिन्होंने कॉपी कर लिया वो खुद से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 खुद से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास आ रहा है स्क्रीन पे, और ईपीएस बताएंगे सर, टाइम बाउंड होके करना है। करने के लिए आपके पास 4 मिनट है, 3:18 हो रहे हैं, 3:22 पे आपका सवाल हो जाना चाहिए। 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट। चलें जी, बढ़ जाएं आगे। क्या ईपीएस, जल्दी बताओ यार। आई किसी की ईपीएस आई भाई? एक जवाब आ चुका है सर, 1.72, 1.72। 3.6। वाह, उम्मत में इख्तिलाफ, इख्तिलाफ है उम्मत। 3.6, दो जवाब और एक आ रहा है 1.72। क्वेश्चन नंबर 8 करना था भाई। उम्मत सर, एक पेज पे एक आदमी अलग है। चले सर, 1.72 वाला भाई सबसे अलग है। एक आदमी करे 0.36। सर ये 1.72 वाला रिजल्ट में भी सबसे अलग ही था, है ना सर। आगे आते हैं सर हम। हमने कहा कंपनी बी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, ऑन 1 जनवरी ईयर 3 देयर वर 9 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू। ऑन 1 मई कंपनी बी, हमने कहा 1.2 मिलियन न्यू शेयर्स इशू किए हैं एट फुल मार्केट प्राइस। और हमने कहा ऑन 1 अक्टूबर फर्दर इशू किए हैं 1.8 मिलियन ऑल्सो एट फुल मार्केट प्राइस। टोटल अर्निंग्स इन ईयर 3 वर ₹36.9 मिलियन। सवाल सर कुछ यूं था, सवाल आप सबने खुद से अटेम्प्ट भी किया। अब आए सर इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं।
चले जी, सवाल बोर्ड पर आ रहा है और हमने कहा सर ईपीएस की बात आएगी, दो चीजें दिमाग में आएंगी, दो में से एक चीज पासिंग मार्क्स दिलाएगी, दूसरी चीज जो है हमने कहा शायद वो पासिंग मार्क्स तो ना दिलाए, लेकिन सर हमने कहा वो जो दूसरी चीज है वो हमें इंशाल्लाह हेल्प जरूर करेगी। सही है, कि पास होने के करीब करीब हम उसकी मदद से भी जाएंगे। तो हमने कहा पासिंग मार्क्स हमेशा यूजुअली ये ले जाएगी। कितनी है भाई अर्निंग्स? हमने कहा 3.36.9 मिलियन। हमने कहा सर 36.9 मिलियन वेटेड एवरेज शेयर्स के लिए जाएंगे वर्किंग पे। और हमने कहा 1 जनवरी को भैया, 1 जनवरी को कितने शेयर्स इशू थे? 1 जनवरी को जो इन इशू शेयर्स थे वो थे 9 मिलियन, फिर 1.2 आए, फिर 1.8 आए अक्टूबर में। तो कुल मिला के 3 मिलियन शेयर साल के दौरान इशू हुए हैं। साल के शुरू से थे, 1 जनवरी से थे 9 मिलियन। चले सर, 1 जनवरी को जो नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू थे 9 मिलियन, पूरे 12 महीने रहे, ये तो 9 मिलियन ही हुए। फिर हमने कहा 1 मई में कितने आए भाई? 1.2। हाँ जी, कितने महीने हुए? कितना हो गया? 0.8 मिलियन। और हमने कहा कि सर हमारे पास फिर क्या हुआ सर? 1 अक्टूबर को मजीद कितने शेयर आए भाई? हमने कहा 1.8 मिलियन। और ये कितने टाइम के लिए थे? 3 महीने। ये कितने हो गए? 0.6 मिलियन, 0.45, 0.45 मिलियन। और टोटल कितना हुआ भैया? 10.25 मिलियन। तो हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स आ गए 10.25, ये रुपीज इन मिलियन है। ईपीएस कितनी आ गई? 3.6, है ना सर? तो क्या हम क्लियर हैं? अब आए सर, मैंने कहा ना क्लास में ही सीखना है। मैं शायद यही वर्किंग फॉलो करूं समझाने के लिए, लेकिन पेपर में अगर आप गौर से देखें तो सर ये कॉलम बेकार है। इसको पेपर में 1-1 मिनट कीमती है, इसको लिखने का क्या फायदा है ना सर? पेपर में इस कॉलम को आप बड़े आराम से अपनी वर्किंग में से उड़ा सकते हैं। टाइम कम है तो भाई इन हेडिंग्स को भी उड़ा दो। टाइम कम है तो ये हेडिंग्स भी उड़ा दो, अगर तुम्हें लगता है कि यार ये भी जाया करेंगी। बस वर्किंग लिखो 9 मिलियन इंटू 12 ये कर दो, क्योंकि आईकेप जब अपने आंसर्स देता है ना यूजुअली, तो कभी वो ये हेडिंग्स लिखता है, कभी हेडिंग्स नहीं लिखता। लेकिन डेट का कॉलम तो सर यहाँ पे बेकार ही है ना सर। अफेक्टिवली मैं शायद समझाने के लिए बनाता रहूं आपको, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास नोट कर लो कि डेट का कॉलम नहीं बनाना। कहीं नोट कर लो कि पेपर में, परीक्षा में, पर्चे में तुम्हें जो है डेट का कॉलम नहीं बनाना। सर क्लास में ही प्रैक्टिस करनी है कि जो है क्या चीज हमें पेपर में किस हिसाब से करनी है मेरा बच्चा। अब बड़े गौर से सुनना सर, आपने एक कहावत सुनी है बचपन से, जिसको हम कहते हैं नेकी कर और कहां डाल? नेकी कर और दरिया में डाल, है ना सर? बचपन से सर हमने ये कहावत सुनी है, नेकी कर और दरिया में डाल दे। तो बस सर नेकी करेंगे और दरिया में डल सकती थी, लेकिन सर मैं आपको प्रैक्टिकल केस में समझा रहा हूं। सही है सर? हमने क्या, एक कंपनी है उसका नाम ही लिख देते हैं नेकी लिमिटेड। नेकी लिमिटेड ना, कि डिटेल्स ये हैं। नेकी लिमिटेड की डिटेल्स ये हैं। हमने कहा 2020 और 2019 सर प्रॉफिट दोनों सालों में नेकी लिमिटेड का 20 मिलियन। दोनों सालों में हमने कहा सर दोनों सालों में 20 मिलियन प्रॉफिट कमाया।
नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब वेटेड एवरेज आप कह लें, वेटेड एवरेज कह लें आप, नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल ये था 20 मिलियन, 20 मिलियन। हमने कहा सर इस साल थे 4 मिलियन और इस साल थे 5 मिलियन, है ना सर। अब आपने कहा ईपीएस पे अगर मैं आऊं तो सर 19 की ईपीएस आई 5 की, 20 डिवाइडेड बाई 4, ये ए ते ये बी ते ये ए डिवाइडेड बाई बी। और सर इसकी ईपीएस आई कितनी, 4 मिलियन। अब अगर आप गौर से देखें तो आपने कहा कि सर बी नेकी लिमिटेड की परफॉर्मेंस क्या खराब हो गई 19 के मुकाबले में 20 में? क्या लग रहा है भाई, पहले एक शेयर के ऊपर 5 रुपए कमा रहे थे, अब एक शेयर के ऊपर 4 रुपए, शेयर तो बढ़ गए, प्रॉफिट नहीं बढ़ा। शेयर्स बढ़ गए, प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो सर क्या खराब हुई है परफॉर्मेंस? सर अपेरेंटली देख के तो लग रहा है खराब हुई है ना सर, कि हमने कह दिया भाई पिछले साल एक शेयर होल्डर अपने एक शेयर के ऊपर 5 रुपए कमा रहा था, इस दफा नए शेयर्स आ गए, हमने कह दिया पहले 4 मिलियन थे अब 5 मिलियन शेयर्स हो गए, नए शेयर्स आ गए 1 मिलियन, प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा, तो ईपीएस सर कम हो गई। तो अपेरेंटली देख के तो लग रहा है कंपनी जो है उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। शेयर होल्डर को 5 की बजाय अब एक शेयर के बदले में कितना मिल रहा है, 4 मिल रहे हैं। लेकिन सर अगर इसका फैक्ट हम चेक करें तो नेकी लिमिटेड ने कहा कि यार हमने तो नेकी की, हमने नेकी की। ये जो आपको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हुए नजर आ रहे हैं 4 से 5, सपोज करो इनका एक शेयर 1 रुपए का है, तो इन्होंने कहा यार हमने तो साल के दौरान बोनस इशू किया था। हमने कहा बोनस इशू of 1 million new shares was made during the year, was made during 2020। अब आपको पता है सर, आपको पता है कि सर जब बोनस मिलता है तो एंट्री क्या बनती है, बोनस मिलता है तो मेरा बच्चा एंट्री क्या बनती है, जल्दी बताओ। हमने कहा सर जब बोनस मिलता है तो एंट्री बनती है रिटेन्ड अर्निंग या शेयर प्रीमियम को हम डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को कर देते हैं क्रेडिट। कोई इजाफी पैसे कंपनी के पास नहीं आते, लेकिन हमने कहा शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, शेयर कैपिटल बढ़ गया तो प्रॉफिट तो वही रहा और अर्निंग्स लग रहा है कि गिर गई। सर अब ये वाला केस था, तो कंपनीज जो हैं उनको देखा जाए तो बोनस देते हुए एक मौत सी आएगी कि यार बोनस दे दिया हमने तो नेकी की और दरिया में गई। क्यों भाई, बोलते हमने तो बोनस दिया उसकी वजह से हमारी अर्निंग्स पर शेयर कम हो रही है। तो यार ये एक इशू था, ये इशू था, तो इस चीज का इल्म भी हुआ आईएएस बोर्ड वालों को, जिन्होंने आईएएस बनाए, उन्होंने कहा यार इशू तो जेन्युइन है। कंपनी कह रही है हमने तो कुछ भी नेकी की और हमारी ईपीएस कम हो गए, जिन शेयर होल्डर्स को हमने जो है शेयर बढ़ा के दे दिए वही देखेंगे, वही कहेंगे अभी यार तुमने तो पर शेयर इतना कमाया नहीं। तो भाई हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं, कोई एडिशनल रिसोर्सेज, भाई एडिशनल पैसा आएगा तो आप हमसे एक्सपेक्ट करो कि हम जो है ज्यादा करें। अब कंपनीज ने कहा, आईएएस को कहा कि यार हमें कोई हल दो कि शेयर्स बढ़े लेकिन हमारी ईपीएस जो है गिरती हुई ना नजर आए। तो आईएएस ने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं, हम हल देते हैं। आईएएस ने कहा ये जो तुमने बोनस इशू किया है ना, इसको अज्यूम करो जैसे ये इशू इस साल तो तुमने किया है, लेकिन ये इशू तुमने पिछले सालों में भी कर दिया था। ये अजम्पशन लो कि बोनस इशू हमेशा से मौजूद था। क्या मतलब, आईएएस ने कहा तुम एक काम करो पिछले सालों के शेयर्स भी जाओ उसको भी 5 मिलियन कर दो, तो तुम्हें पिछले साल की ईपीएस भी कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। तुम अज्यूम ये करो, तुम ये समझो बोनस हमेशा से था। आपने कहा क्यों भाई ऐसा क्यों समझे, उसने कहा क्योंकि देखो भाई बोनस फ्री का है। फ्री का मतलब ये कि बोनस शेयर होल्डर के पास आप इसको शेयर्स दे रहे हो लेकिन कोई एडिशनल आपके पास इनकम नहीं आ रही, कोई एडिशनल कैश नहीं आ रहा। इनफैक्ट तो अगर कैश नहीं आ रहा तो अज्यूम करो हमेशा से है। जब हमेशा से अज्यूम कर लोगे तो पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स भी मर जाएंगे, पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़े तो आपने कहा ईपीएस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो सर ये कॉन्सेप्ट हुआ और इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए कंपनीज की जो ये दिक्कत थी, परेशानी थी, आईएएस भाई ने कहा
तुम मत घबराओ, हम हैं तो क्या गम है। तो सर आए, तो ये अब बोनस इशू है, बोनस इशू को पहले पढ़ेंगे और फिर हमने कहा कि सर हम आगे बढ़ेंगे और इसके सवालात करेंगे। दूसरी शरारत पे आ गए, हमने कहा दूसरी शरारत। चले सर बोनस इशू को पढ़ रहे हैं, बोनस इशू को पढ़ रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। A bonus issue of shares also called a scrip issue or a capitalization issue। अपने पास नोट करो, बोनस इशू को स्क्रिप इशू भी कहते हैं, कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं। एग्जामिनर पेज नंबर 3 पे है, हमने कहा एग्जामिनर भैया अगर 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 नाम यूज करें दूसरा तो आप घबराई नहीं। सर एक बोनस नाम होता है, दूसरा स्क्रिप इशू, तीसरा कैपिटलाइजेशन इशू, इसका एक चौथा भी नाम होता है, जल्दी बताओ। इसका बोनस इशू, बोनस डिविडेंड, स्क्रिप इशू, स्क्रिप डिविडेंड, कैपिटलाइजेशन इशू, कैपिटलाइजेशन डिविडेंड भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है, क्या होता है जल्दी बताओ यार, इसका एक और नाम भी होता है। गोरा बहुत यूज करता है, अंग्रेज यूरोप में ज्यादातर जो है सर उसको ये कहते हैं। स्क्रिप और कैपिटलाइजेशन तो हमने कहा अमरीकियों का है सर, इसको एक और चीज भी कहते हैं, इसको कहते हैं स्टॉक डिविडेंड, STOCK, स्टॉक डिविडेंड। सर ये स्टॉक डिविडेंड क्या होता है प्लीज बता दें। सर स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये नहीं होता कि यूनिलीवर जो है अपने शेयर्स जो है अपने शेयर्स की जगह साबुन लक्स दे रही है डिविडेंड के तौर पे। शेयर होल्डर का इस दफा आपको जो है कैश नहीं मिलेगा, ना शेयर्स मिलेंगे, बोनस मिलेगा, आपके घरों पे 2-2 लक्स आ जाएंगे, नहीं सर। स्टॉक डिविडेंड का मतलब है यूनिलीवर जो है अपने शेयर्स ही क्या करेगी सर। तो स्टॉक डिविडेंड भी नाम लिख लेते हैं। बोनस इशू ऑफ शेयर्स is an issue of new shares to existing shareholders in proportion to what, in proportion to their existing shareholding for no consideration। In other words, new shares are issued free of charge। हमने कहा नए शेयर्स जो मिले हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज मिले हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में मिले हैं। द न्यू शेयर्स आर क्रिएटेड बाय कन्वर्टिंग इक्विटी रिजर्व इनटू in the statement of financial position often some or all of the share premium account into ordinary share capital। No cash is raised from a bonus issue, therefore is no earnings boost from the issue। bonus issue shares are treated as if they have been always in issue। हमेशा इस लाइन को अंडरलाइन कर लें अगर आप कर सकते हैं तो। हमेशा आपने कहा इसको अज्यूम करना है कि भाई बोनस के जो शेयर्स हैं ये ऐसे हैं जैसे आपने कहा कि जो है हमेशा से जो है इशू में थे। हमने कहा सर ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी हो गई, मतलब सर 2 साल 3 साल सब जी। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, that is the number of shares after the bonus issue can be found by multiplying the number of shares before the bonus issue by bonus fraction। बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएंगे। सर ये बोनस फ्रैक्शन क्या चीज़ है, अब ये नई चीज़ आ रही है सर। ये कैलकुलेशन में हेल्प के लिए कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है कि बोनस की वजह से आपने हम अज्यूम करना है हमेशा से शेयर्स बढ़ गए। बोनस इशू फ्रैक्शन इज फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर बोनस इशू। चलें सर अब हम इसके सवाल पे आएंगे और जब सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा क्या चीज़ कैसे है। हम आ रहे हैं सर इसका सवाल कर रहे हैं और इसका सवाल नंबर हम कर रहे हैं 11। सवाल नंबर 11 कर रहे हैं। कंपनी सी हैज़ आ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड on 1 July year 5 it made a 1-for-4 bonus issue। The financial results for company C in year 4 and year 5 were as follows। year 5 और 4 में टोटल अर्निंग्स थी 20 मिलियन 20 मिलियन। देयर वर नो शेयर्स इशूज इन ईयर 4। एक दफ़ा मैं चाहूँगा आप सब इसको जल्दी से खुद से पढ़ लें, एक दफ़ा जो है खुद से पढ़ लें ताकि फिर हम इसके सवाल की तरफ आए। मेरा बच्चा खुद से पढ़े एक दफ़ा, फिर हम इसके सवाल की तरफ आएंगे।
चलें सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका सवाल करने लगे हैं सर, अब हम इसका सवाल करने लगे हैं। और हमने कहा हम इसका सर सवाल करते हुए बोर्ड पे इसका सवाल करेंगे। दिमाग में वही हो कि दो ही चीज़ें चाहिए भाई, अभी भी हमें सर दो ही चीज़ें चाहिए। एक चीज़ हमें चाहिए प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, वो उसने बता दिया। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। चलें सर, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। जब तक मैं ना कहूं आप में से किसी ने भी कॉपी नहीं करना। अब हमने कहा कि सर हम बोर्ड मिटाएंगे। चले सर, ईपीएस का सवाल आया तो आपने कहा सर ईपीएस का सवाल चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसमें दो ही चीजें चाहिए होंगी। साल के नाम बदल जाएंगे लेकिन हमने कहा चीजें दो ही हैं, ईयर 5 और ईयर 4। आपने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, 20 ही था भाई। ठीक है सर, 20 मिलियन ही था प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है सर, वेटेड एवरेज शेयर्स पे हम आए। अब इसके लिए हमने कहा सर करेंगे वर्किंग। हम आए वर्किंग पे और वर्किंग 1 पे आए, बल्कि इसको हम नाम देंगे सर वर्किंग 2। ये वर्किंग 2 है सर। और पहले हम करेंगे ईयर 5 की। अब सुनना सर, बड़े गौर से सुनना, बहुत ही ज्यादा गौर से सुनना है सबको, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। सर यहां पर अब देखो, नॉर्मल सवाल में कुछ नहीं करना, लेकिन जहां पर सवाल में बोनस आएगा तो तुम्हें एक चीज कंप्यूट करनी, उसको हम कहेंगे बोनस फ्रैक्शन। अभी जो हमने पढ़ा सर, क्या क्या पढ़ा हमने? बोनस फ्रैक्शन। सर ये बोनस फ्रैक्शन क्या काम करेगा? बोनस फ्रैक्शन बोनस का इंपैक्ट साल मतलब जो है शुरू से डाल देगा, इस साल भी डाल देगा, पिछले साल भी डाल देगा। कैसे सर? अभी समझाते हैं। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। तो सर बोनस इशू के में हमने कहा यहाँ पे बोनस कितना हो रहा है, जरा गौर से हम देखें तो सर यहाँ पे बोनस कितना मिल रहा है? सर यहाँ पर जो बोनस मिल रहा है वो इसने कहा है 1 for 4। जिसके पास पहले 4 शेयर्स थे उसको एक नया शेयर मिलेगा एज आ बोनस। तो हमने कहा सर जिसके पास पहले 4 शेयर्स थे, तो हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू कितना हो गया? 4। और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू कितना हो गया? 4 पुराने एक नया, 4 पुराने एक नया। तो हमने कहा अगर सर हम इसको यूं निकालें, 4 पुराने और एक नया, तो ये हो गया 5/4। ये बन गया बोनस फ्रैक्शन। इसका काम क्या होगा सर? इसका काम होगा बोनस शेयर्स को ऐड कर देना, ऐड कर देना इशू के अंदर। अब सुनिएगा सर, सबकी तवज्जो बोर्ड पे, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। हमने कहा फिर से हम आते हैं सवाल पे। क्या कहा जा रहा है? 4 मिलियन शेयर इन इशू थे, 1 जुलाई को ये किया, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ये थे और कोई इशू नहीं हुआ। आप सबकी तवज्जो बोर्ड पे, बोनस फ्रैक्शन काम करने जा रहा है। अब हमने कहा सर सब कुछ पहले जैसा ही है, बस एक कॉलम ऐड हो जाएगा, डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, सर पीरियड, और हम बोनस फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? बोनस फ्रैक्शन। इसको कहेंगे बीएफ। बीएफ का मतलब क्या है? जो तुम समझ रहे हो कुछ भी लिखेंगे, बोनस फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज शेयर्स। अब सबने देखना है सर, डेट 1 जनवरी को कितने शेयर्स थे?
4 मिलियन, 12 महीने के लिए 4 मिलियन थे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हमने कहा 5/4 से। तो इसने क्या किया, इसने जो 1 जनवरी वाले शेयर्स थे उसके अंदर बोनस शेयर्स को इम्पैक्ट ऐड कर दिया। तो इसने साल के शुरू से क्या कर दिया सर, बोनस शेयर्स को ऐड कर दिया। तो यहां से हमने सर क्या सीखा, हमने सीखा कि बोनस शेयर्स साल में कभी भी इशू करो, हमेशा उनका इम्पैक्ट साल के शुरू से आएगा, इस साल के शुरू से भी आएगा और पिछले सालों में भी आएगा। तो हमने सर कहा कंपनी के पास वेटेड एवरेज शेयर्स हो गए 5 मिलियन। क्या हुआ सर, बोनस का इंपैक्ट ऐड हो गया। 4 मिलियन थे, 1 मिलियन बोनस इशू तो जुलाई में किया, इशू तो जुलाई में किया, लेकिन उसका इंपैक्ट हमने क्या कर दिया सर, उसका इंपैक्ट हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना सर। ये हो गए 5 मिलियन। एक इसकी वर्किंग का तरीका ये है जो कि अब तक हम करते हैं। सर इसकी वर्किंग का कोई और तरीका भी है जी, एक और तरीका भी है, वो भी सुन लें। सर ये तो मैथमेटिक्स है ना सर, किस तरीके से करना है मल्टीप्लाई। तो मैथमेटिकली एक तो हमने कहा 4 मिलियन इंटू 12 इंटू 5/4 कर दिया सर। अब तक हमने कहा ये हो गया। अब दूसरा जो तरीका है ना, वो तरीका पेपर में सवाल करने में आपकी ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड, कॉलम यही है, बोनस फ्रैक्शन, वेटेड एवरेज शेयर्स। अब सुनना सर, यहां पे आप सबकी बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए मेरा बच्चा। हमने कहा दोनों तरीकों में जो फर्क है मैं आपको वो भी बताऊंगा। 1 जनवरी को नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर, 4 मिलियन। कितने थे, 4 मिलियन। सर अब यहां पर जो फर्क आता है ना वो पीरियड में आता है। किस में आता है, पीरियड में आता है। यहां पर हम ये देखते थे कि यार कौन सा शेयर कब से इशू है, उसको तब वहां से लेकर इशुएंस डेट से लेकर साल के एंड तक ले जाओ। क्या कहा मैंने, इशुएंस डेट से लेकर साल के एंड तक ले जाओ। इसको मैं कहता हूं अपनी जबान में, इसका मैथ्स में कोई नाम नहीं, मैं कहता हूं नॉन क्यूमुलेटिव अप्रोच। नॉन क्यूमुलेटिव अप्रोच। सर ये वाला जो केस है ना, इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर हम एक इशू से दूसरे इशू के दौरान पीरियड को लेकर जाएंगे। यहां पर जो पीरियड था वो क्या होता था, डेट ऑफ इशू से ईयर एंड, डेट ऑफ इशू से ईयर एंड। यहां पर डेट ऑफ इशू से नेक्स्ट इशू, डेट ऑफ इशू से नेक्स्ट इशू। तो हमने कहा 4 मिलियन शेयर्स थे। कब तक 4 मिलियन रहे कंपनी के पास, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को बोनस इशू कर रहे हैं ना सर। तो हमने कहा कब तक 4 मिलियन शेयर्स रहे भाई, 6 महीने। 6/12 कितना हो गया, 6/12। बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमने अज्यूम किया कि बोनस तो हमेशा से। कितना हो गया भाई जल्दी बता दे, 2.5 2.5 हो गया। 4 मिलियन टू 6/12 इंटू 5/4, क्या ये 2.5 हो गया, हो गया ना। चले सर आगे बढ़ता हूं। और हमने कहा सर आगे बढ़ते हुए फिर क्या हुआ सर, दूसरा इशू हो गया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को सर क्या हुआ, 1 जुलाई को हमने कहा सर 4 मिलियन शेयर्स पहले से थे, 1 मिलियन नए शेयर्स आ गए बोनस के नाम पे। तो टोटल कितना हुआ, 5 मिलियन। सर टोटल कितना हो गया, 5 मिलियन। ये भी सर कितने महीने के लिए था, 6 महीने के लिए, जुलाई से लेकर दिसंबर। सर इसको क्या बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सर, बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब सर बोनस शेयर्स को हमने ऐड नहीं किया था। जिस दिन बोनस इशू हो गया उस दिन तो हमने बोनस शेयर्स को ऐड कर लिया ना। सर अगर बोनस शेयर्स को हमने ऐड नहीं किया तो उससे पहले वाले पीरियड में बोनस का इंपैक्ट डालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐड कर लिया, अब जरूरत नहीं है, नहीं तो डबल इंपैक्ट आ जाएगा। तुमने 1 मिलियन ऐड भी कर लिया और ये भी। अब हमने कहा सर ये कितना हो गया, 2.5। टोटल कितना हुआ भाई, ये भी 5 मिलियन शेयर्स हो गए। आंसर हमेशा दोनों से सर क्या आएगा, सेम। लेकिन सर अप्रोच कौन सी फॉलो करनी है अब पेपर में, ये वाली। सर क्यों, क्योंकि सर आगे जाके बोनस इशू भी होगा, राइट इशू भी होगा, और भी चीजें होंगी। तो इस अप्रोच में जिंदगी आसान है। अभी तो हमने कहा सर नॉर्मल इशू पड़ा, बोनस इशू, आगे जाके इसमें बनेगा पकोड़ा। क्या बनेगा भाई,
पकोड़ा है ना सर। तो वेटेड एवरेज शेयर्स ईयर 5 के कितने हो गए? 5 मिलियन। और हमने कहा सर ईपीएस कितनी हो गई? 4। ईपीएस कितनी हो गई सर? 4। आर वी क्लियर सर? यहां तक कॉपी करो, अगर क्लियर हो तो भाई लिखो सीसी। और कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। कोई भी मसला हो बच्चा फौरन पूछना है। कॉपी करो, दोनों अप्रोचेस हमारे सामने, इसको कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं आगे। किस कदर आसान है। आज सर मैच भी था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, क्या हुआ? सर जवाब सब देंगे अवाम। अगर मैं कहूं तो भाई सीसी लिख दें। इंडिया नीड 124 इन 74 बॉल्स। और भाई विकेट्स कितनी बची हैं? कौन कौन खेल रहा है? ओहो, एक आउट है, फिर तो इंडिया मार सकता है यार। सीसी का मतलब होता है मुसन्ना बच्चा, इसका मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि सर चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी तभी तो हम इंशाल्लाह जो है पास होने के करीब पहुंच सकते हैं भाई। क्रिस्टल क्लियर के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कर लिया कॉपी? बढ़ जाएं आगे। चलें सर, चले सर। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा सर, यहां तक तो हमने कर लिया। अब आते हैं सर पिछले साल की ईपीएस को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों सर पिछले साल को क्यों चेंज करा? आईएएस कहता है कि भाई ये जो बोनस है ना, आप ये समझो जैसे ये हमेशा से है। बोनस जैसे हमेशा से है। सर क्या मतलब? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपने बोनस का इम्पैक्ट पिछले जितने भी साल आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना पीएनएल में, उन सब में बताना है। तो हमने कहा सर पिछले साल की ईपीएस जब हमने गौर से सुनना, एक्चुअल कंप्यूट की थी तो हमने कहा था 4 मिलियन शेयर्स थे और 5 की ईपीएस शेयर होल्डर्स के पास पिछले साल जा चुकी है। अब आप इसको हिलाने जा रहे हो, अगर आप इसको हिलाने जा रहे हो तो आपको याद है, तुम्हें याद है कि सर हम एक बात करते थे
आइए सेट में पढ़ते थे, अगर पिछले साल की किसी फिगर को छेड़ते हो तो उसके आगे क्या लिखना पड़ता है, उसके ऊपर क्या लिखना पड़ता है? पिछले साल की अगर किसी फिगर को हिलाते हैं तो। अब मार ने जवाब दे दिया, बाकी लोग भी बताएं। रीस्टेटेड, तो हमने कहा सर रीस्टेटेड लिखेंगे क्योंकि अब हम पिछले साल की ईपीएस को हिला रहे हैं। अब सर सुनिएगा, पिछले साल के जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने थे? इसके लिए सर ये स्टेरिक क्यों डाला आपने? मैं आपको वर्किंग्स के जुगाड़ भी सिखाऊंगा, जरूरी नहीं कि हर दफा तू हेडिंग डाल के वर्किंग कर। आईकेप के सोल्यूशन देखो, आईकेप अपने सोल्यूशन में क्या करता है, स्टेरिक डाल के वर्किंग शो कर रहा होता है। बास मरतबा छोटी सी वर्किंग को स्टेरिक डाल के करो, टाइम बचाओ, एक एक मिनट कीमती है भाई। एफएफआर का पेपर पूरा करना है हमें। कल बताया था ना कि उसने लिखा था कि बच्चा बहुत ज्यादा टाइम दे देता है एक सवाल पे। क्यों देता है? क्योंकि तुम वर्किंग्स बहुत करते हो, और खास तौर पर जो खवातीन बैठी हुई हैं वो माशाल्लाह अब तो खैर सही हो गई होंगी, वरना सर होता है ना खवातीन को रंग बिरंगी मारकर एग्जामिनेशन शीट में भी खूबसूरती लानी होती है। सही है सर, तो हमने कहा हर जगह खूबसूरती जरूरी नहीं होती सर, वहां पे बस सवाल पूरा करना है। पिछले साल नंबर ऑफ शेयर थे 4 मिलियन, उनको सर अब हमें चेंज करना है, रीस्टेट करना है, तो हम उसको भी बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला हुआ लास्ट ईयर के शेयर्स को, लास्ट ईयर शेयर्स अगर आपको रीस्टेट करने हो तो आप लेंगे लास्ट ईयर शेयर्स मल्टीप्लाई बाई बोनस फ्रैक्शन, है ना सर? तो अब मैंने यही तो काम किया सर, यहाँ पे लास्ट ईयर के शेयर्स पकड़े और बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 5 मिलियन ये भी हो गए। इसका आंसर 5 मिलियन है और ईपीएस हो गई 4। अब देखने वाले को लग रहा है कि परफॉर्मेंस सेम है। सही है सर। तो सर ये बेसिकली हमने पिछले साल की ईपीएस को भी रीस्टेट कर दिया। इसको कॉपी करो, फिर एक और एग्जामिनर का शरारती पॉइंट बताता हूं, इसको कॉपी करो जल्दी। क्लियर हो सर? कोई भी मसला हो मेरा बच्चा बिल्कुल क्लियर करके जाए। ये हमारी इसकी बेसिक बन रही है, बेसिक इंशाल्लाह सही हो जाएगी तो फिर हमने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ जाऊं मेरा बच्चा आगे, बढ़ जाऊं। चले सर, अब सुनिएगा। एग्जामिनर जो है ना हमें कहता है कि भाई मैं आपका नौकर तो हूं नहीं। क्या मतलब? एग्जामिनर पता है क्या करेगा? गौर से सुनना, अब अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर भैया तुम्हें हर साल, एग्जामिनर भैया तुम्हें हर साल या हर सवाल में तुम्हें पिछले साल की ईपीएस नहीं देंगे। पिछले साल का मतलब प्रॉफिट और वेटेड एवरेज शेयर्स नहीं देंगे। एग्जामिनर भैया ये समझो तुम्हें नहीं देंगे। एग्जामिनर भैया तुम्हें ये फिगर नहीं देंगे पिछले साल का डेटा, वो तुम्हें सिर्फ पिछले साल की ओरिजिनल ईपीएस दे देंगे। सवाल में होगा कि भाई पिछले साल की ईपीएस थी 5 की, लेकिन तुम्हें कहा जाएगा कि इस साल की ईपीएस तुम्हें निकालनी है रीस्टेटेड। सही है सर? तो अब हमने कहा सर उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, एक आसान सा फॉर्मूला है। हमने कहा फॉर्मूला कॉपी करें फॉर रीस्टेटिंग प्रीवियस ईयर ईपीएस। कौन सा फॉर्मूला है जो पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करने के काम आता है? तो गौर से देखें,
हमने कहा लास्ट ईयर ईपीएस मल्टीप्लाई बाई इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन, लास्ट ईयर ईपीएस मल्टीप्लाई बाई इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। तो सर लास्ट ईयर ईपीएस थी 5, बोनस फ्रैक्शन का इनवर्स कितना है? बोनस फ्रैक्शन था 5/4, इसका इनवर्स हो गया 4/5। तो आपने कहा रीस्टेटेड ईपीएस क्या आ गई? 4। सही है सर। तो रीस्टेटेड ईपीएस आपने कहा, मैंने नॉर्मल वर्किंग की उससे भी 4 आई, और मैं चाहूं तो डायरेक्ट यहां पर यूं भी 4 लेकर आ जाऊं, कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला भी कॉपी करने से। आपको हर सवाल में वो यही करेगा। चलें सर आगे बढ़ें क्या? कितने लोग हो सर? अब हमने देखा, हमने कोशिश करूंगा, मेरा बच्चा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वक्तन फवक्तन टेस्ट करता रहूं, दिमाग चलवाता रहूं। हमें लगता है कि सर आई कैप हमारा सीए बहुत मुश्किल है, बाकी दुनिया की क्वालिफिकेशन तो चने बेचती हैं, है ना सर, एसीसी आसान है, ये आसान है। तो मैं कोशिश करूंगा, कुछ सवालात अपने होंगे, कुछ सवालात दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज के होंगे। तो चलें सर, एक फॉर्मूला रिपीट कर दें, अभी आता हूँ बात है सर। एक क्वालिफिकेशन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं CIMA सीमा, इंटरनेशनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन है। उसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, उसमें क्या होता है बताऊंगा। बस एक चीज फॉर्मूला बच्चे का रिपीट कर दें बेटा। हमें अक्सर सवालों में लास्ट ईयर की ईपीएस दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? लास्ट ईयर की ईपीएस दे दी जाएगी। सर लास्ट ईयर की जब हमें अक्सर सवालों में ईपीएस दे दी जाएगी, तो हमने कहा प्रॉफिट और वेटेड एवरेज शेयर नहीं देंगे, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम उसको रीस्टेट कर देंगे। लास्ट ईयर ईपीएस इनटू इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन, बोनस से फ्रैक्शन क्या होगी हमें पता है। सही है सर। तो सर आपका दिमाग चलाना फर्ज है हम पे, आपका दिमाग चलवाएंगे इंशाल्लाह, ताकि अगर आपका दिमाग चले तो हमने कहा कि सर वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। तो चलें सर, अब आपके दिमाग को चलाने की तरफ जाते हैं। गलती से कोई नहीं डरना, ना पहली गलती होगी और ना ही आखिरी। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है आपके सामने। सर करने के लिए 5 मिनट दे रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है। हमने कहा अब तक जो हमने पढ़ा है, सर आप ये समझें, कॉमन स्टॉक बता देता हूं, ऑर्डिनरी शेयर्स को कहते हैं। कॉमन स्टॉक कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स को। सवाल पढ़ें और 5 मिनट और शुरू करें, और जल्दी से आप सब कर सकते हैं। 5 मिनट, केवल 5 मिनट है। काश फिजिकल क्लास से होती तो मैं देखता किसके क्या 12 बज रहे हैं, 13 बज रहे हैं सवाल करते हुए। गलती से नहीं डरना सर, लेवल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेवल थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कभी कभी मुझे लगता है कि गूगल हमको सुन रहा है। मैंने अभी तुमसे स्कोर पूछा और मेरे नेट में गूगल में अभी अभी उसने मुझे स्कोर अपडेट कर दी। किस दुनिया में रहते हैं सर हम? 5 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं लगने चाहिए भाई। इन्वर्स करने की लॉजिक समीर यही होती है कि हमें पिछले साल के, मैंने बताया ना कि हमें बोनस की वजह से नहीं तो ईपीएस डिस्टॉर्टेड लगती है मेरा बच्चा। अगर ईपीएस डिस्टॉर्ट हो जाएगी तो हमने कहा कि सर शेयर होल्डर मिसगाइड हो जाएगा, उसको लगेगा कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, इसीलिए हम इसको जो है रिवर्स करते हैं।
हो गई ईपीएस आई किसी की क्या? गलती से नहीं डरना सर, ना पहली है और ना आखिरी है। सोचे तो सही, इससे पहले आपने क्या क्या गुल खुलाए जिंदगी में, और उनमें से कितनी तो गलतियां आप लोगों को बता भी नहीं सकते। एक जवाब आ चुका है, 24.11। क्या देखते हैं ये आदमी सही है? कोई और? 24.11, एक जवाब आ चुका है भाई। चले सर जल्दी। 1 मिनट और है आप लोगों के पास, 1 मिनट। हमें लगता है दूसरी क्वालिफिकेशंस बहुत इजी हैं। एक सवाल क्या दिया, दोनों की शरारत एक साथ, सर हम क्यों जो है घबरा रहे हैं? सोचे सर, थिंग्स आर सिंपल। 2.05, 2.25, वाओ, 3.38, 2.26। एक के बाद एक। 24.11 वाले भाई आ चुके हैं 3.38 पे। यही तो दिमाग चलाने, गलती करके सीखोगे। थोड़ा सा दिमाग बस तुम्हारा चलना शुरू हो जाए। 17.33, 3.42। 3.82। कॉमन मीन्स ऑर्डिनरी अरीज, ऑर्डिनरी शेयर्स। सर यही लग रहा है, 3.38, 3.82। करीब करीब हो वैसे, है ना? चलें सर। एक और जवाब आएगा और हम बढ़ जाएंगे, हम इसको बोर्ड पे करेंगे। अब तक 8 से 9 लोग तो जवाब दे चुके हैं। चलें सर, 3.22 एक जवाब आया, और 1.57 भी आ गया। चले जी। अब आए सवाल पढ़ते हैं। जनवरी 1, 2। सर पहले आप पता है आपको, पहले मैं क्या करता था, मैं ना सवाल खुद पढ़ देता था, फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं सवाल पढ़ता हूँ ना, और कुछ चीज़ों को मैं जानबूझ के एम्फेसाइज मेरे मुंह से अगर हो जाए ना, तो बच्चा समझ जाता है वहाँ पे कुछ शरारत है। ये सिर्फ मैंने आपका दिमाग चलाने के लिए सवाल करवाया था, कि आपको पता चले, फीलर हो
कि एक चीज जो आपने कैफ तक बड़े संभाल के रखा है अब उसको चलाना पड़े तो कैसा लगेगा। On January 1, 2012, Stacy company had the following shares outstanding: 6% cumulative preferred stock, S100 par value, और हमने कहा 1.5 लाख शेयर्स थे, क्यूमुलेटिव थे, मतलब इसका डिविडेंड माइनस करना ही करना है। फिर आया कॉमन स्टॉक 5 पार वैल्यू 5 लाख शेयर्स, और हमने कहा ठीक है सर ऑर्डिनरी शेयर्स थे 5 लाख इंटू 5, तो हमने कहा 2.5 का वो था। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इन occurred on April 1, 2012, कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए कॉमन स्टॉक के, ऑर्डिनरी शेयर्स। और हमने कहा ऑन September 1 to X12 कंपनी डिक्लेयर्ड एंड इशूड अ 10% स्टॉक डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, नेट इनकम वॉज 2.2। सवाल आप सबके सामने हैं और हमने कहा आगे बढ़ते हुए अब इस सवाल को करेंगे जी। सबकी तवज्जो बोर्ड पे। सर गलती से नहीं घबराना, थोड़ी सी आपकी टेस्टिंग में करता रहूंगा इस तरीके से पूरे सेशन में, ताकि यार आपको थोड़ा सा एक फीलर तो आए कि भाई जो है ना पेपर में कोई नई चीज आ जाए, घूमी फिरी भी आ जाए, तो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं। चले सर, हमने कहा अब ये सवाल होगा बोर्ड पे, और हमने कहा इस सवाल में ना 2 शरारतें, एक तो सर न्यूमरेटर के अंदर भी शरारत है, तो डिनोमिनेटर के अंदर भी शरारत है, ठीक है जी वो हो गया। सर दूसरी जो शरारत है वो शरारत है कि सर नॉर्मल इशू भी है और बोनस इशू भी है ना सर। लेकिन सर कोई मुश्किल चीज नहीं है, अच्छी बात है, आप सब घरों पे अपने लिए तालियां बजाएं कि आपने ट्राई किया, सही है। क्योंकि सर हमने कहा ना कि जो है हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो अगर आप जीतने का ठान लें, पास होने का ठान लें, सवालों को अगर सिर्फ अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपने कहा सर कोई मसला ही नहीं है। ईपीएस का सवाल आए, तूने कहा तुझे इस चाहे सीमा का सवाल हो चाहे नसीमा का सवाल हो, तूने कहा 2 ही चीजें चाहिए, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, अब यहां पे तुझे इसकी भी वर्किंग करनी पड़ेगी, और वेटेड एवरेज शेयर्स। सर आए, हमने कहा सर पहले वर्किंग 1 करते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था भैया? 2.2 मिलियन। यस सर, आप सबने किया 2.2 मिलियन। हमने कहा सर फिर और क्या चीज थी? हमने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड, क्यूमुलेटिव शेयर्स थे, है ना सर? हमने कहा सर क्यूमुलेटिव शेयर्स थे। कितना आ रहा है भाई प्रेफरेंस डिविडेंड? अपना अपना प्रेफरेंस डिविडेंड बताते जाओ, कितना आ रहा है? जी जी फैजान, कितना आ रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। 9 लाख अरीज कह रहा है। क्या आप सब अरीज के साथ हैं? तो कहेंगे लब्बैक। अरे वाह भाई अरीज, सब तेरे साथ हैं। मतलब पहली शरारत तो तुम लोगों ने आराम से कर ली सर, इसीलिए तो कहता हूं ये पास कराएगा। भाई प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 1.5 लाख थे, और एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का। तो आपने कहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का हो गया? 1.5 मिलियन, और उसका कितने परसेंटेज? 6%। तो आपने कहा 9 लाख हो गए प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आपने कहा सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल आ गया 1.3 मिलियन। ऐसा ही है सर। तो हमने कहा 1.3 मिलियन, ये आपने कहा आ गया भाई प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल। कितने लोग यहां तक सही हैं? अच्छा 15, सॉरी 15 मिलियन, यहाँ 15 मिलियन है। हमने कहा कितने लोग सर यहां तक सही हैं? सर अगर आप यहां तक सही हैं तो यकीन माने
आप लोगों ने अगर ये सवाल 5 नंबर का था तो 2 नंबर तो ले लिए। सही है सर, 2 नंबर तो ले लिए। अब आते हैं सर वेटेड एवरेज शेयर्स के ऊपर। सर हमने कहा उससे पहले निकालेंगे, हमने कहा इसकी वर्किंग 3 होगी और वर्किंग 2 जो होगी वो होगी बोनस फ्रैक्शन। सर बोनस फ्रैक्शन में यहां पे एक इसने अजीब काम किया है, इसने कहा है 10% शेयर्स दे रहे हैं बोनस के तौर पे। सर अभी तो आपने बताया था, अभी तो आपने बताया था कि बिफोर इशू आफ्टर इशू, लेकिन ये तो कह रहा है डिक्लेयर्ड एंड इशूड अ 10% स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक का मतलब बोनस शेयर्स। तो सर ये क्या होगा, हमने कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर और आफ्टर। याद रखो जब भी परसेंटेज के अंदर गिवन हो ना, तो मैं अज्यूम करना है कि जो है बिफोर इशू 10 शेयर्स थे। क्या अज्यूम करना है, बिफोर इशू कितने शेयर्स थे, 10 शेयर्स थे। तो आपने कहा नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर इशू कितने थे भाई, 10। कितने थे, 10। और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर इशू 10 ऑलरेडी थे। 10% का मतलब है 10 का 10% मतलब 11, तो ये कितने हो गए, 11/10। सही है सर। अगर वो कह रहा है 10% बोनस इशू है, 10%, तो आपने का अज्यूम करना है पहले 10 थे, तो अगर आपका 11/10 आ रहा है या आपका 1.1 बोनस फ्रैक्शन आ रहा है, तो मुबारक हो, आपने बिल्कुल ठीक किया है। सर 5 लाख शेयर्स थे लेकिन बोनस इशू भी किया है उसने, तो बोनस इशू का मतलब ये है कि इसने मजीद जो है 10% शेयर्स जो है इशू किए हैं। तो हमने बोनस फ्रैक्शन के लिए अज्यूम किया कि एक शेयर 10, जिसके पास 10 थे उसको 11 मिलेंगे, तो 1.1 का बोनस फ्रैक्शन आ गया। सही है सर। अब आए सर, अब हम करेंगे वेटेड एवरेज की वर्किंग। मेरा बच्चा वेटेड एवरेज की वर्किंग, सबकी तवज्जो बोर्ड पर। हमने कहा कि सर हमारे पास साल के शुरू में 5 थे 1 जनवरी 2012 को, फिर हमने एक नए शेयर इशू किए 1 लाख, फिर हमने कहा मजीद शेयर्स आए बोनस की सूरत में। अब सबकी तवज्जो बोर्ड पे। सर डेट फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कॉलम पेपर में नहीं बनाना। डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड, बोनस फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज शेयर्स। चले सर डेट पे आता हूं, सबकी तवज्जो बोर्ड पे, डेट पे आते हैं। हमने कहा 1 जनवरी को आपके पास शेयर्स थे 5 लाख, ऐसा ही है सर। अब आपको क्यूमुलेटिव अप्रोच से जाना है, एक इशू से दूसरे इशू तक। तो हमने कहा 1 जनवरी को 5 लाख शेयर्स थे। सर दूसरा इशू कब हो रहा है, जल्दी बता दो, सेकंड इशू कब हो रहा है। हमने कहा सर सेकंड इशू हो रहा है अप्रैल में, दूसरा इशू हो रहा है अप्रैल में। तो हमने कहा वो कितने का हो रहा है, हमने कहा सर दूसरा इशू हो रहा है 1 लाख का। तो अगर दूसरा इशू सर 1 लाख का हो रहा है, तो हमने कहा सर 3 महीने तक हमारे पास कितने शेयर्स थे, 5 लाख। सर बोनस फ्रैक्शन कितना था, 1.1। तो 5 लाख इंटू 3/12 इंटू 1.1 कितना हो गया वेटेड एवरेज शेयर्स भाई, जल्दी बता दो। 1.3 टोटल अमाउंट्स में उसमें बताया, नंबर ऑफ शेयर्स कम है तो। पक्की बात है, नहीं 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 पूछ करो। 5 लाख शेयर्स थे, 3 महीने मल्टीप्लाई बाई 1.1, 11/12। लड़के क्या कर रहे हैं, अपना 11/10 कितना आ रहा है भाई, 137,500, 1,37,500। एक जीरो बढ़ा दिया था सर। अगला इशू हम कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल को। सुनना, 5 लाख शेयर्स पहले थे, मजीद शेयर्स कितने हुए सर, 1 लाख। टोटल शेयर्स कितने हो गए, 6 लाख। अब बड़े गौर से सुनना, सर बोनस
का बेनिफिट उससे पहले वाले तमाम शेयर्स पे जाएगा। क्या बोला मैंने? बोनस का बेनिफिट उससे पहले वाले तमाम शेयर्स पर जाएगा। सर क्या मतलब सर? बोनस से पहले जो इन इशू थे जितने भी शेयर्स, उन सब को बोनस का बेनिफिट मिलेगा। तो सर अगर ये शेयर्स अप्रैल में इशू हो गए, बोनस सितंबर में था, तो जो नए शेयर्स हैं 1 लाख, इनको भी बोनस का बेनिफिट मिलेगा। हमने कहा बोनस वाले दिन तक जितने भी शेयर्स होंगे सबके ऊपर बोनस मिलेगा। तो सर अप्रैल से लेकर अगला बोनस इशू कब है? सितंबर में। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त, कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए। 1 सितंबर को बोनस इशू हो रहा है, तो हमने कहा सर इसको भी बोनस का बेनिफिट जाएगा 11/10 या 1/1। कितना हो गया जल्दी बताओ? 275,000। ऐसा ही है सर। 1 अप्रैल अब आ गया है सर। हमने कहा 1 सितंबर को आए, कितने शेयर्स थे भाई 1 सितंबर को? 2 लाख, सॉरी 1 सितंबर को आए, और हमने कहा सर 1 सितंबर को 6 लाख शेयर्स थे, और बोनस हमने शेयर इशू कर दिए 10%। कितने शेयर इशू किए? 10%। 1.1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गए 6,60,000। हमने कहा सर ये जो 6,60,000 शेयर्स थे, ये हमने कहा सर कितने टाइम के लिए थे? ये हमने कहा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीनों के लिए थे। और हमने कहा सर इसका कितना फ्रैक्शन आया? नहीं सर इसका फ्रैक्शन नहीं आएगा। ये कितना हो गया जल्दी बता दो? 2,20,000। टोटल शेयर्स कितने हो गए जल्दी बताओ? कितने हो गए? 6,32,500। 632,500। तो हमने कहा 632,500 ईपीएस कितनी आ गई भाई? अगर ये ए था और ये बी था, तो ईपीएस कितनी आई मेरा बच्चा? जल्दी बताओ। 2.0। हाय अल्लाह, किस कदर आसान है सर, एक आदमी का जवाब सही हुआ। सर क्लियर है यहां तक? कर लिया आपने कॉपी? अप्रैल में क्यों आया रामील? इसको यूं समझें सर, बोनस का इम्पैक्ट हम कहते हैं बोनस से पहले जितने भी शेयर्स इन इशू थे ना सबके ऊपर आएगा। बोनस का इम्पैक्ट बोनस से पहले जितने भी शेयर्स इन इशू थे उन सब के ऊपर आएगा। तो हमने कहा कि सर बोनस से पहले कितने शेयर्स इन इशू थे? सर पहले 5 लाख थे, फिर 6 लाख, 5 लाख के ऊपर भी आया 3 महीने के लिए, फिर सर 5 थे 1 लाख नए शेयर्स हमने फुल मार्केट वैल्यू पे इशू किए। अभी बोनस इशू नहीं हुआ, नॉर्मल इशू किया, 6 लाख शेयर हो गए। तो सर जिसके पास 1 अप्रैल को जिसने 1 लाख शेयर लिए और 1 सितंबर को अगर हम बोनस इशू करें, तो वो भी तो बोलेगा भाई मुझे भी तो बोनस दो, है ना सर? उसको भी बोनस देना पड़ेगा। तो हमने कहा उसको भी बोनस का बेनिफिट मिला। और हमने कहा जब उसको बोनस का बेनिफिट मिला, तो हमने कहा सर क्या हुआ? हमने कहा फिर 6 लाख हो गए। सर एक यहाँ पे हैरत अंगेज बात गौर से सुनिएगा, जो पॉइंट है जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको देना चाह रहा हूं, गौर से सुनना है मेरा बच्चा सब ने। सर 6,60,000
टोटल अगर इस दिन हम देखें ना, हमारे पास शेयर्स इन इशू होंगे 6,60,000। सही है सर, लेकिन ईपीएस के लिए कितने हुए? 6,32,500। क्यों सर ये 6,32,500 क्यों हुए? क्योंकि हमने कहा कि सर कुछ शेयर साल के दौरान हमारे पास आए, पूरा साल नहीं रहे, तो हमने उनको एक काउंट, देखो बोनस शेयर्स को तो हम कहते हैं साल के शुरू से थे, तो वो तो पूरे काउंट होंगे, लेकिन हमने कहा कि सर जो शेयर्स पूरा साल नहीं रहे, ये जो 1 लाख शेयर्स थे, ये हमने कहा पूरा साल नहीं रहे, तो हमने इनको एक काउंट नहीं किया। आर वी क्लियर? क्या हम क्लियर हैं? तो भाई लिखोगे सीसी। क्लियर हो तो लिखोगे सीसी। चलें सर इसका लर्निंग आउटकम लिखते हैं। इसका लिखते हैं लर्निंग आउटकम 10%। फैजान 10%। हमने कहा बोनस फ्रैक्शन की अजम्पशन के बाद रिपीट करता हूं, पहले लर्निंग आउटकम लिख लें अम्मार। हमने कहा सर इसका लर्निंग आउटकम लिखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, naughtiness in single question, numerator and denominator naughtiness in single question, learning outcome number 2, learning outcome number 2, bonus benefit will be given to all shares in issue, before bonus इशू। तो हमने कहा सर जो बोनस का बेनिफिट है वो उन तमाम शेयर्स को मिलेगा जो कि इन इशू थे बिफोर बोनस इशू, जो बोनस इशू से पहले इन इशू थे। बोनस का बेनिफिट सर उन तमाम शेयर्स को लाजमी मिलेगा। सर अब सर एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के तौर पे मैं दूंगा, एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के तौर पे मिलेगा। सर वो कौन सा सवाल है? जो जो सवाल होते जाए हम सारे सवाल इंशाल्लाह करते जाएंगे, आप टेंशन ना लें। लेकिन सर अब एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये आप लोगों का होमवर्क है सर। अम्मार ने कहा, तो सर एक बात बता दें, मैंने अजम्पशन ली कि सर जब भी परसेंटेज में बोनस इशू या क्लोराइड इशू कोई भी दिया हुआ होगा ना, हम अज्यूम करेंगे कि बिफोर इशू नंबर ऑफ शेयर्स 10 थे। चाहो तो इस अजम्पशन को भी लिख लो, वेन एवर लिख लो, लर्निंग आउटकम 3 के तौर पे लिख लो, वेन एवर any issue is given in percentage, whenever any issue is given in percentage, always assume number of shares before issue are 10 चलें सर क्विकली रिवाइज करते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है। अगली क्लास आप लोगों को पता है कि हमारी थर्सडे को होगी 6:30 बजे, लेकिन सर उससे पहले, जाने से पहले हमेशा की तरह
क्विकली रिवाइज करते हैं सर। ईपीएस सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होगी और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट पे अप्लाई होगी। फिर हमने कहा सर ईपीएस न्यूमरेटर में दो शरारतें, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई और प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ इररिडीमेबल का, इररिडीमेबल हमने कहा दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव हर साल डिविडेंड मिलेगा, चाहे इस साल कैश फ्लो की वजह से ना दे अगले साल देंगे, ईपीएस में से हमेशा माइनस करेंगे। और नॉन क्यूमुलेटिव अगर डिक्लेयर होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा सर, और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा कि सर डिनोमिनेटर में जो हमारे पास चीज आएगी वो क्या होगी, वो हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स होंगे। उसके अंदर 5 थी, उसमें से 2 शरारतें अभी हमने देखी, शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर। जो शेयर्स साल के दौरान इशू होंगे उसको हम क्या करेंगे सर, वेटेड एवरेज करेंगे। वही बेस्ट फ्रेंड वाली एग्जांपल आपके दिमाग में हो। दूसरा हमने कहा सर बोनस इशू, बोनस की वजह से मसला ये होता है कि ईपीएस गिरती हुई नजर आती है, तो हमने कहा उसको गिराना नहीं है। हमने कहा पिछले साल के शेयर्स को हमें रीस्टेट कर देना है, और बोनस से पहले जितने भी इशू हैं उन सबको हमें अज्यूम करना है कि बोनस का बेनिफिट मिला। आज की क्लास मेरा बच्चा यहीं तक, मिलते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगली क्लास में 6:30 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। किसी का कोई सवाल है तो हो सीफेप में भी होमवर्क होगा, ताकि आप लोग इंशाल्लाह जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। हमारा गोल यही है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, एफएफआर और बाकी पर्चे भी। ठीक है मेरा बच्चा, चले ओके, अल्लाह हाफिज।